अब आप लोग कंफर्म करें कि नजर आ रहा है आपको? सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं स्टार्ट की है। ठीक है हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की है, वो इशू नहीं है। ये सर। अभी आ यस रहा है ना? ठीक है। तो हाँ, अब ठीक है। असल में देखो ना, ये जब मैं ये एप्लीकेशन शेयर करता हूँ तो ये फिर अपनी मर्जी करता है, तो ये दिस इज द ओनली सेफ वे टू शेयर। सो ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन that I have cars arriving at a toll booth and I am given the average number of cars arriving there, and lambda represents what? Cars per minute, या cars per minute। इसमें बहुत ज़रूरी है कि lambda की जो भी वैल्यू होगी वो सिर्फ नंबर होगा, क्योंकि per minute मैंने अलग से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट lambda equals 2, तो 2 के साथ मुझे per minute लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि per minute मैंने वर्डिंग में अलग से लिखी हुई है। ये बात समझ आ रही है? So and the probability of cars arriving is assumed to follow the Poisson law। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वो है अराइवल रेट आपका ये हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा 2। नाउ गिवन दैट 5 cars arrive in the first 2 halves, what is the probability of 10 cars arriving in the first 4 minutes? अब इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना वो डिफाइन करें। So let's say t जो है ना is a number which represents time, but I don't want t to have units, so I will just say t minutes, yeah. So the time will be t minutes. Now xt will then represent the number of cars in t minutes, so that definitely will have which distribution? Poisson, last time अगर आपको याद है, और मीन उसका क्या था? Changing with time, so that will be lambda times t। ये सबको याद आ रहा है? यहाँ पे हम मीन लिखते थे, और ये चूंकि पॉसन प्रोसेस है तो ये मीन टाइम डिपेंडेंट होगा, तो 2 टाइम्स टी हो जाएगा ये, अगर ये लेमडा की वैल्यू 2 है तो। हमें पता नहीं है लेमडा की वैल्यू, ठीक है, तो मैं जस्ट लेमडा लिख देता हूँ, ठीक है। सो लेमडा को मैं लिख देता हूँ अराइवल रेट n cars per minute, t number represents minutes, and this xt is now Poisson distributed with that. Now you know that Poisson increments means that you have a number of arrivals, yeah. So between any 2 points, so for example if you have number of arrivals in this interval and then you have another number of arrivals in another interval, these will be independent. Because of this memoryless nature, the Poisson increments are independent and stationary. We discussed this last time. So we can translate this whole wording. Now let me just point out that I have 2 minutes, first 2 minutes, और उसमें कितने कार्स हैं? 5। तो ये चीज यहां पे ट्रांसलेट हो रही है। डू यू एग्री विद दिस? x2 equals 5। ये जो नीचे 2 में लिखा है क्या है? ये टाइम है 2 मिनट्स, और 5 क्या है? कार्स है, और गिवन, ये गिवन है हमारे पास। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? ये तो गिवन है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 कार्स? तो ये 10 इधर आ गया, एंड अराइविंग इन द फर्स्ट हाउ मेनी मिनट्स? 4 मिनट्स। तो यहां पे क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। So I translated all that statement to this conditional probability, yeah. Let me repeat this. The probability of 10 cars arriving in 4 minutes, given that 5 cars have arrived in 2 minutes. अब ये इस फॉर्म में complicated है। I can rewrite this in another form. I will not change the condition will still be there, but I can change this event to an increment। मुझे बताए इंक्रीमेंट क्या हुआ? 5 तो ऑलरेडी आ गए हैं ना, तो 5 और 10 में कितना फर्क है? 5। Now that 5 will be an increment from time 2 to time 4. So the increment is x4 minus x2.
ये भी क्लियर हो गया। अब अगर आप ये देखें कि ये जो पहला है, क्योंकि यहाँ इसके साथ कुछ लिखा नहीं है, सो दिस बाय डेफिनेशन इज x2 माइनस x0, क्योंकि स्टार्ट से हुआ है ना। नाउ दिस इज वन इंक्रीमेंट, द इंक्रीमेंट ड्यूरिंग टाइम 0 एंड टाइम 2, ये मैं जो पहले बता रहा था। और दूसरा इंक्रीमेंट क्या है, फ्रॉम टाइम 2 टू टाइम 4। सो ये दो जो इंक्रीमेंट्स है, दे विल बी इंडिपेंडेंट, दे विल बी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि दिस कंडीशन डजंट मेक एनी डिफरेंस, ये कंडीशन मैं अभी निकाल सकता हूं। इंडिपेंडेंट से क्या मतलब होता है कि दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल बी द सेम एज इफ देयर वाज नो कंडीशन। हम यहां पे आ गए। अब इसके बाद क्या है, नाउ आई राइट दिस 4s2 + 2, सो नाउ आई हैव टाइम 2 एंड देन आई हैव टाइम 2 + 2। सो कितना डिफरेंस है टाइम का, यहाँ पे डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो गया, 2. So basically I am asking for 5 cars in 2 minutes. So that is exactly what Poisson distribution will tell me. Poisson distribution of 5 cars. So I just, this 5 comes there as the query point. And remember this must be lambda times t, yeah? So t की जगह क्या आ गया, 2 आ गया. So lambda times 2. So that is 2 lambda. और इसके बाद मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये क्लियर हो गई बात, या अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। It's a very easy question if you know how to read this paragraph, and if you can connect the meaning of this lambda. Lambda is the rate, t is time, lambda times t is the average, so that's why I am writing 2 lambda. इसको थोड़ा सा देख ले कि आप, I want to know that you can make sense of this. So अभी आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे तो ये नोटेशन आपके लिए क्लियर हो जाएगा. Let's say there is another question and that is packet arrival. Packet is actually the set of bits which you send, the set of bytes I would say, that you send in a communication channel. So let's say there is a node and packets are arriving at that node and the arrival rate is 100 packets per minute. अब ये इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है कि we are given a rate of 100 packets per minute. टाइम ज़रूरी है. Now what is the probability that no packets arrive in 6 seconds? अब देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में. अब मुझे बताएं आगे जाने से पहले कि कन्वीनियंट हमारे लिए सेकंड्स होगा या मिनट्स होगा, कोई बता सकता है? सेकंड्स. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में है ना, तो हम टाइम सेकंड कर लेते हैं. लेट्स यूज t for seconds. So I will have t seconds. So if I have t seconds, t की वैल्यू यहाँ पे 6 है. So I can use xt as my Poisson process for the number of packets arrived in how many seconds? t seconds. Remember this t is a pure number क्योंकि second मैंने अलग से लिखा हुआ है. Now this will be Poisson distributed. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, इधर बताएं. यहाँ पे मैंने मीन लिखना है और that mean will depend on time. तो ये किस फॉर्म में होगा, lambda times t होगा या नहीं होगा? अब मैं यहाँ पे इस lambda की जगह 100 लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है? Can I say that this lambda is 100? ये गलत होगा क्योंकि अगर t सेकंड्स में है तो lambda भी पर सेकंड होना चाहिए ना, या नहीं? तब lambda टाइम्स t आपस में मैच करेंगे ना. सो इसका मतलब ये है कि ये 100 गलत होगा. यू हैव टू कन्वर्ट दिस 100 टू पैकेट्स पर सेकंड. तो इसको 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बताएं. डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मिनट में 100 है तो सेकंड में कम होंगे ना. मल्टीप्लाई करने से तो और भी बढ़ जाएंगे. मतलब you cannot have more packets in 1 second than you have in 1 minute. So we have to divide this. तो यहाँ से क्या आंसर मिल गया मुझे, 10/6. ठीक है. So that is my lambda.
अब बहुत आसान हो गया मसला. Now I have to translate this event which is 100 packets per minute. वो तो मैंने कर दिया है. Now we need to translate this thing. What is the probability that पहले दो parts है ना, that no packets arrive in 6 seconds. इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस प्रोबेबिलिटी को, बता सकता है कोई? I want you to use that language of xt. 6 seconds जो कि दिया हुआ है, तो x t की जगह मैं क्या लिखूंगा? 6. समझ आ गई बात? और नो पैकेट का क्या मतलब है कि this equals 0. So that is exactly what I need here. I need the probability of x6 equals 0. This represents no packet in 6 seconds. और उसके बाद पासवान का फार्मूला लगेगा 0 arrivals और 6 times lambda. तो मुझे पहले ही पता है कि 6 times lambda होगा, क्योंकि lambda is ये 6 times lambda कहाँ से आ गया बताएं मुझे. Basically I will have lambda times t. Yeah? So lambda क्या है? 100 over 60 और t क्या है यहाँ पे? 6 है. So ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, 6 इसके साथ कैंसिल हो गया. I got 10. So that's why 6 times lambda will give me 10. This 6 is basically time. Yeah? This 6 is time. Lambda 6 times lambda और Poisson 0 with parameter 10. ये आप खुद देख लें फिर, ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगला इवेंट क्या होगा जो इस क्वेश्चन में आ रहा है. 2 or more packets. इसको कैसे ट्रांसलेट करूंगा? इधर ही मैं लिख देता हूं, ठीक है. In 6 seconds. ये टाइम चेंज नहीं हुआ. So I can still write x और नीचे क्या लिखूंगा? 6, क्योंकि I still have 6 seconds. But this time instead of equal to 0, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 2 or more के लिए क्या लिखूंगा? Greater than or equal. So अगले पेज पे मैं कौन सी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा? P of x6 greater than or equal to 2. वही मैंने किया है, ठीक है. और ये मैंने लिखा भी है in case you forget. This translates to this. So it's easy to translate it to the complementary probability 1 minus p. इसका opposite क्या हो जाएगा? Less than 2. Less than 2 में दो possibility है, या 0 और या 1. बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा. And you can do this yourself. So it was so easy. Let's move on to the next example. And this time you have a website server and it is receiving access requests at the rate of 16 access requests per minute. ठीक है. So ये lambda की वैल्यू होगी per minute. अगर हम मिनट पे रहते हैं तो. So if the server can handle at most 20 accesses per minute, ये उसकी कैपेसिटी है कि 24 से ज़्यादा वो पर मिनट वो हैंडल नहीं कर सकता. What is the probability that in any 1 minute the website will saturate? Saturate का क्या मतलब होगा आपके ख्याल में? कि वो एक्सेस रिक्वेस्ट जो है ना वो किससे ज़्यादा हो गए हैं? 24 से, ठीक है. अब इसके लिए पहले मुझे वो करना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पे आप को ये समझ आ रही है कि I do not need to write xt here. क्यों? मैं लिख सकता हूं लेकिन उसकी वो जरूरत नहीं है. वो मैं उसके बगैर भी काम चला सकता हूं क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन में पर मिनट ही दिया हुआ है ना. So that per minute can be a fixed time and I don't need to go for a time based process. I just take the usual Poisson distribution. So x is just define x as the requests per minute. वो जो पर मिनट है मैं उस x के डेफिनेशन में डाल लेता हूं, तो मुझे t लिखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है. तो
now x will be distributed, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, मीन। तो मीन क्या है, इधर दिया हुआ है ना, क्या है मीन, एवरेज 16 access requests per minute. So the mean for me is 16. So that is done. And the question is saturate. We need to model saturate. जो saturate का event है वो किस पे मैप होगा, x, क्योंकि वो 24 पे क्या होता है, saturate होता है। So x greater than 24, so easy, 24 तक वो हैंडल कर सकता है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा। So all I need to know is this probability, x greater than 24। और 24 से अगली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 25, 26, so it will go up to infinity। It will be a difficult calculation, so I can just flip it, 1 minus the opposite of this will be 0 to 24, और ये मैं ऐड कर सकता हूँ। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे लिख तो मैंने ये लिया है, कैन यू सी द चैलेंज इन दिस कैलकुलेशन? अगर आप ये इस पे कैलकुलेटर पे करेंगे, आपके ख्याल में क्या इशू आपको आएगा, कोई गेस कर सकता है? रिमेंबर आई हैव टू डू दिस हाउ मेनी टाइम्स, 25 टाइम्स, 24 टाइम पहला इजी होगा। हर एक में पॉइसन के वो फैक्टोरियल्स में नजर आएंगे ना, इसमें फैक्टोरियल्स भी होंगे, एक्सपोनेंशियल्स भी होंगे, so it will not be easy. Basically this is not for hand calculation, you can only do this numerically. So but of course this course is not about numeric। मैं आप एग्जाम में आपको ये नहीं कह सकता कि आप इसके लिए कोड लिखो और ये रन करो। So I would like to represent this summation। ये summation क्या है आपके ख्याल में, ये CDF की वैल्यू है ना, है या नहीं है? तो ये जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ नाम के साथ, ये PDF को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, PDF बाकी चीजें छोड़ दिए, ये खुद ही जीरो हो जाएगा। तो इवन इफ यू गिव इट अ वैल्यू आउटसाइड द सपोर्ट, दिस PDF, दिस नोटेशन विल गिव यू जीरो, सो टू कीप थिंग्स सिंपल। सो अब यहाँ पे मुझे CDF के लिए कोई नोटेशन चाहिए ताकि मुझे सम बार बार ना लिखना पड़े। सो आई कैन डू अ सिंपल ट्रिक, आई विल यूज द सेम नोटेशन जस्ट लाइक बिफोर। सो K 16, और यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं सम, तो इसका मतलब ये है कि ये CDF हो जाएगा, समेशन में कर रहा हूँ। तो समेशन कहाँ तक हो रही है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जहां तक हो रही है, आप वो स्टार्ट से 24 तक हो रही है ना। सो दिस कैन मेक माई लाइफ इजी बाय नॉट राइटिंग दिस समेशन एवरी टाइम। इफ यू कैन राइट दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सो आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इट्स अप टू यू। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि I can use this notation। Remember this is the probability measure। जहाँ पे मैं इवेंट लिख देता हूँ बोरेल सेट, और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये CDF वाला नोटेशन है। दिस समेशन ये मैंने लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट्स द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं, वो जो लास्ट टाइम हमने एक बात की थी, लेट मी मूव फ्यू पेजेस फर्दर ताकि आपको नजर आ जाए कि मैं बात क्या करने लगा हूँ। ये प्लॉट याद आ रहा है आपको? ऊपर ये मैथ ना देखिए कि हम ऊपर जाएंगे अभी। इसमें ये जो T0, T1, T2 ये क्या है, इनके लिए क्या नाम मैंने यूज किया था, कैन एनीवन रिकॉल? These are times between arrivals, so you can call them enter arrival times। और ये T0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 का मतलब ये है कि स्टार्ट से फर्स्ट तक। T1 is from first arrival to the next arrival, T2 is from the second to the next and so on। और ये W को हम बाद में देखेंगे। So let me begin this discussion, time until the first arrival। तो ये उस डायग्राम में क्या हो जाएगा, T के साथ नीचे क्या लिखूंगा मैं, 0। 0 का मतलब कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, नो अराइवल, फ्रॉम नो अराइवल टू द फर्स्ट अराइवल, टाइम नीडेड। Remember this is not the number of trials,
because that is a discrete random variable. This is physical time. This is physical time t naught until the first arrival. अब आप मुझे बताएं कि हाउ कैन Poisson हेल्प मी. मुझे ये बताएं कि Poisson का क्या डेफिनेशन है. xt ना is the number of arrivals in t units of time. तो मैं एक ट्रिक करता हूं आपके लिए. मैं ये क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूं, ठीक है. क्वेश्चन मार्क. यहां पे अगर मैं 0 लिख दूं तो इसका क्या मतलब होगा कि कौन से टाइम की बात हो रही है. और लेट्स से मैं आसानी के लिए यहां पे t लिख देता हूं. लेट्स से यहां पे मैं t भी लिख देता हूं. xt इक्वल्स 0. इसका क्या मतलब होगा. मैं यहां पे विजुलाइज कर लेता हूं ना. ये टाइम 0 है और ये क्या है, टाइम t है. और मैं कहता हूं यहां पे कोई भी अराइवल नहीं हुआ. अब इस t नॉट को गौर से देखें. t नॉट क्या है, टाइम अंटिल दी नेक्स्ट अराइवल. मुझे ये बताइए ये t नॉट जो है इसकी कोई वैल्यू यहां पे आ सकती है इस रेंज में आपके ख्याल में. अगर मैंने ये इक्वेशन लिखा हुआ तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि अगर ये t नॉट इधर आ गया तो फिर तो इस दौरान आपको 1 मिल जाना चाहिए ना. इधर फिर तो यहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना. अगर यहां पे 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो t नॉट, even though t naught is a random variable, but it cannot be in this interval. It has to be to the other side of t. यहां पे कहीं पे होगा. समझ आ गई बात. तो इसके लिए मैं इसको मैं हाउ कैन आई राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इवेंट. t नॉट ग्रेटर देन t. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दो इवेंट्स हैं इनका एक ही मतलब है. इसको गौर से देखें, ठीक है. t नॉट ग्रेटर देन t ये हमने जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में भी किया था अगर आपको याद है. वहां पे ये था कि the number of arrivals needed for a success, for the first success. So if you need more arrivals than a fixed number, that is like this. So t naught greater than small t is the same as x small t equals to 0. ये मुझे कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि ये तो मुझे नहीं पता. दिस इज अ न्यू वेरिएबल फॉर मी. लेकिन Poisson का तो मुझे पता है कि Poisson का फॉर्मूला क्या है. तो मैं ये उसमें लगा दूंगा फॉर्मूले में. So I can solve my problem. Remember, this is the formula for Poisson. Yeah? ये फॉर्मूला मैं तब लिखूंगा जब मैं 0 to t की बात कर रहा हूं. 0 to t. और I know that t naught greater than t is the same as. अच्छा, मैंने उधर क्या लिखा था, ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड. मैंने उधर क्या लिखा था कि this event is the same as this event. ठीक है. अब ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो t है ये पॉजिटिव हो. 0 भी हो सकता है. अगर t नेगेटिव हो फिर ये गलत है. क्यों? क्योंकि अगर ये t इस साइड पे आ जाए ना 0 के, लेट्स से t किस साइड पे आ जाए, ये t इधर आ जाए. सो बिकॉज t इज नेगेटिव, तो आपका जो t नॉट है दैट विल बी greater than it anyway. There is no need. This will be a sure event. इसके लिए कोई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. ये बात समझ आ रही है. t naught is equal to positive, t naught greater than a positive number is an interesting question. अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ -2 और मैं ये लिख दूँ कि t naught is greater than -2. इसका क्या मतलब है
कि जो फर्स्ट अराइवल है वो -2 टाइम से पहले होगा के बाद होगा, तो वो तो वैसे भी होगा ना, उसके लिए मुझे कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। So which means that if t is less than 0 I can simply take the union और ये मुझे सैंपल स्पेस पूरा दे देगा। और ये जो कंडीशन है ये मैं तब लगाऊंगा जब t क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। ये सिर्फ कॉस्मेटिक है ताकि मुझे फार्मूला बाद में ठीक मिल जाए, सही है। सो दिस ये मैंने लिखा भी है कि दिस ट्रांसलेट्स टू द श्योर इवेंट फॉर t नेगेटिव, उसके लिए। सो इफ आई नाउ अप्लाई प्रोबेबिलिटी, remember these are disjoint intervals, probability of this side will be probability of that side, आप ऐड कर लें। इसकी probability क्या होगी मुझे बताएं, अगर t नेगेटिव है तो इसकी probability क्या होगी, 1, ठीक है। और अगर t पॉजिटिव है तो इसकी probability क्या होगी, क्योंकि t is a deterministic quantity, if ये या true होगा या false होगा, so p of t if it is negative it will be 1, if it is positive it will be 0। चूंकि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इवर्सन ब्रैकेट के फॉर्म में। और दूसरा क्या है, इस पे मैं पॉइसन का फार्मूला लगा लेता हूँ। पॉइसन का फार्मूला मुझे ये दे देगा, एंड दिस आई एक्चुअली हैव माय आई हैव एटलीस्ट वन, इसको कहते हैं राइट टेल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये CDF नहीं है। राइट टेल का मतलब ये है कि मैंने कोई टाइम डिसाइड किया है और मैं उससे राइट साइड पे देख रहा हूँ, ठीक है। सो कोई बता सकता है कि इससे मैं CDF कैसे, इसका CDF के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज द ऑपोजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बट दिस वन आई नो इज द CDF, दिस इज द CDF। सो इससे मैं CDF कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो माई CDF इज बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T नॉट। CDF का ये क्वेश्चन बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो उस प्रोबेबिलिटी से S कैलकुलेट करेंगे। You bring that formula here, or you remember that this condition is the same as this condition, क्योंकि ये दोनों opposite है ना, ये condition और ये condition opposite है। So अगर ये 1 देगा ये 0 देगा, ये 0 देगा ये 1 देगा। So if you subtract this from 1 you get that condition basically. So 1 minus this condition should be equal to this condition. Boolean algebra आपको याद होगा, and that gives us the final CDF। ये तो मेरे पास CDF आ गया। अगर मुझे PDF चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसको, if I differentiate this once I get my PDF। this is the exponential distribution, मेरे पास exponential distribution आ गया यहाँ पे। और मैं इसको कैसे लिखूंगा, T naught is exponentially distributed with rate lambda, lambda is the rate average arrival rate। ये इंटरेस्टिंगली हमें फर्स्ट टाइम, the time until the first arrival turns out to be an exponential random variable, ठीक है। तो ये जियोमेट्रिक नहीं है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी किया था किसी ने, ये जियोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इट्स कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल का हमने CDF भी कैलकुलेट किया और हमने उसका PDF भी कैलकुलेट किया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? I want to pause here for a while. देख लें इस पे क्या कोई, अगर आपको गड़बड़ नजर आ रही है तो। Remember we used, if you want to try this itself, at home yourself, we used Poisson distribution for answering a question of probability for the time। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि टाइम उसी एक्सेस पे आ रहा है। मैं अगर इसको उस डायग्राम पे दोबारा जाऊं, आपको शायद ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। इस डायग्राम में आपको शायद क्लियर हो जाए कि इस T0 का मतलब ये है
कि ये टी नॉट की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू पे आपको फर्स्ट अराइवल मिलेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि टी नॉट और टी नॉट इज ग्रेटर देन टी, तो मुझे बताओ ये जो टी है ये कहाँ पे आप प्लेस कर रहे हैं? इसको आप प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, तभी तो टी नॉट की वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है ना। टी यहाँ पे आ गया और टी नॉट उससे आगे निकल गया, तो इस रीजन में जो आपके नंबर ऑफ अराइवल्स है वो 0 है ना। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि x t, क्योंकि ये t है ना, यहाँ पे t है, तो xt मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं इन दो को यूज कर रहा हूं, इसके लिए मुझे फार्मूला पता है, उसके लिए नहीं पता, सो आई एम एक्सप्लॉइटिंग दैट। और ये मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ, लेमडा टी, और यहाँ पे क्या है, हम k लिखते हैं, k की वैल्यू, और यहाँ पे k फैक्टोरियल। तो k को मैं जब 0 लिखता हूँ तो इट विल बी 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट में मेरे पास 0 आ जाएगा, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो आई गॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t, एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। दिस आई ट्रांसलेट टू, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1, दिस विल गिव मी दी CDF। ये बेसिकली मेन पॉइंट है हमारा। जैसे ही आपको CDF मिल जाता है उसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको PDF भी मिल जाएगा। This is the big picture which you need to keep in mind, okay? But we can also ask another question, and that is the enter arrival time. Yeah. No, before that, actually, I want to look at it from another angle. Yeah. Just you keep one thing in mind is that we went from geometric to exponential. Geometric question होता अगर ये discrete होता, क्योंकि अब time physical है तो exponential बन गया। So ये उसी से बन रहा है। Let me look at this same problem from another angle. ये जिस तरह हम CDF के लिए F लिखते हैं ना, तो इसी तरह ये जो probability है ये वाली, इसमें चूंकि आप राइट साइड ऑफ टी पे देख रहे हैं ना, टी फिक्स करके उसके राइट पे देख रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड राइट टेल प्रोबेबिलिटी। सो आई एम जस्ट राइटिंग R ऑफ टी, ठीक है। सो द राइट टेल प्रोबेबिलिटी, और ये क्या बता रही है कि देयर इज एक्चुअली नो अराइवल बिटवीन 0 एंड टी। 0 एंड टी की तक अभी तक अराइवल हुआ ही नहीं है, अगर अराइवल ने होना भी है वो उसके उस साइड पे होगा। सो लेट मी डू समथिंग हियर। What if I replace this t with t plus h? मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं इसके साथ t plus h कर देता हूँ, और ये इसकी हाइट, इसका लेंथ क्या है इंटरवल का, h है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 0 t के दरमियान तो कुछ नहीं हुआ। What is the probability कि t थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं फिर भी नहीं होगा कुछ? अगर यहाँ पे कोई अराइवल नहीं है तो यहाँ पे भी अराइवल नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नो, और यहाँ पे भी क्या था, नो। सो इट्स द सेम क्वेश्चन बट इवेल्युएटेड एट अ डिफरेंट टाइम पॉइंट। नो अराइवल टिल t प्लस h। अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। इसका मतलब ये है कि इधर भी कुछ नहीं हुआ और इधर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप नॉर्मली जब सेट्स देखते हैं ना, तो आपके ख्याल में ये लेंथ ज्यादा है और ये दो लेंथ्स ऐड होके आपको ये लेंथ दे रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ इट दैट दिस सेट इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट। लेकिन यहाँ पे हम उनका साइज नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम we are calculating a probability of nothing happening. So nothing happening here, yeah, and nothing happening here, you must take the intersection to claim that nothing is happening here. मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि हमने पहले महीने में भी मुझे जो है ना कुछ चीज नहीं मिली और अगले महीने में भी नहीं मिली, तो अब दोनों महीने में ना मिलने का मतलब क्या, हाउ टू टेक द इंटरसेक्शन नॉट द यूनियन।
ये नहीं है कि दो मंथ्स ऐड हो रहे हैं तो मैं यूनियन ले लूँ ना, इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बनता है। सो कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन है, नथिंग हैपनिंग इन द फर्स्ट पार्ट एंड नथिंग हैपनिंग इन द सेकंड पार्ट। अब देखो ना, नथिंग को मैंने जीरो से रिप्लेस किया, और ये क्या है, पॉइसन इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि टी से टी प्लस एच के दौरान जो इंक्रीमेंट है वो क्या हुआ, जीरो हुआ, नो फर्दर अराइवल्स। Now, because these two intervals are independent, I can multiply these two probabilities. इसकी अलग probability, इसकी अलग probability। ये तो मुझे पता है कि R of t है, तो मैंने डिफाइन किया हुआ है। या? और ये if this h is a short interval, if it is nearly small, तो small में आपको याद है हमने पहले भी देखा था कि it basically, आप अगर आप चाहें तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, माइनस लेमडा टी, और ये लेमडा टी की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा एच हो जाएगा, लेमडा एच रेस टू जीरो, क्योंकि आपको जीरो अराइवल चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल इज 1, so I have to forget about the denominator, this will also get 1। और अगर इसको आप देख लें, when the exponent is small, this will nearly equal what, इसका आपको एक्सपेंशन याद है, एक्सपोनेंशियल का 1 माइनस द एक्सपोनेंट, एक्चुअली 1 प्लस द एक्सपोनेंट, तो इधर आ गया, और वो जो हायर पावर है चूंकि स्मॉल है तो स्क्वायर क्यूब को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस लेमडा एच, ये बेसिकली एग्जैक्टली ये चीज इधर आ गई है। और ये मैंने कंडीशन इसलिए डाला है ये वाला कि t को पॉजिटिव होना चाहिए, अगर t नेगेटिव हो गया तो this will not happen anyway, so then this whole thing will give me 1, ठीक है ना। if this is negative, then I should get 1 anyway, because nothing is definitely going to happen if t is negative। तो इनको मैं रीअरेंज करके I can write a differential equation। इसमें से ये उस साइड पे लेके h पे डिवाइड करके इसी, और मुझे पता है कि r of 0 क्या है, r of 0 is probability that no arrivals at time 0। तो पहला अराइवल चूंकि 0 के बाद ही होगा, so this must be 1। r of 0 का मतलब ये है कि टाइम 0 के बाद ही पहला अराइवल होगा, तो वैसे भी ट्रू है ना। So if you call this is actually a first order differential equation, if you solve this you get the same result, ये पहले भी हमने किया हुआ था ऊपर। So this was just another way of looking at this problem। You don't need to actually understand this part, you just need to understand this distribution के हमारे पास end पे ये CDF और PDF कैसे आता है। It's up to you whether you understand it this way or this way। ये आपकी, मैं आपकी अल्टरनेटिव मैंने एक स्कीम दिया है आपको। आपको याद है we had memoryless property for geometric random variable, yeah? We can check the same property for exponential, क्योंकि exponential geometric continuous में exponential बन जाता है, so we expect the same from exponential as well। So we can follow the same reasoning। Let's say मैं वही डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ कि 0 to t तक कुछ भी नहीं हुआ। Let's say t time units have elapsed without any arrival, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। The remaining time t naught minus t, मतलब t naught greater than t, ये इवेंट हो चुका है क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। और conditional on this, now you are asking for another time which is extra time t naught minus t, t के बाद ना, तो बेसिकली t naught minus t आप कह रहे हैं कि अगर मैं इसके ऊपर कोई कंडीशन डालता हूँ कि अच्छा इसके बाद स्मॉल s फर्दर टाइम में भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इसको आप देख लें। Nothing happened in the first t units of time, and now you say that okay, nothing will happen in
द नेक्स्ट s यूनिट्स ऑफ टाइम, और वो नेक्स्ट में मैं ये डिफरेंस डाल लूंगा क्योंकि नया टाइम आप दोबारा नए सिरे से काउंट कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फार्मूला लगाता हूं और आपको पता है कि बिकॉज this s is t minus t greater than s, तो s minus t को उस सेट पे ले जाऊंगा तो आई कैन राइट t नॉट ग्रेटर देन s plus t, s plus t, और you are then taking the intersection with t naught greater than t. इन दोनों का intersection क्या होगा? यही होगा ना, क्योंकि if something is greater than s plus t, it has to be greater than t anyway. Yeah? मतलब ये 0 है, ये t है और ये s plus t है. So if t naught is greater than t, if t naught is greater than s plus t, अगर t naught इधर आ रहा है, which means it is greater than s plus t, तो it is automatically greater than t. So ये उस दोनों का इंटरसेक्शन भी यही इवेंट बनता है. Plug the formula and you get the same result, meaning that this probability does not depend on t, and that is what you mean by memoryless property. मतलब ये जियोमेट्रिक में भी ये था ना कि कितने ट्रायल्स बगैर सक्सेस के हुए हैं उसका आपको पता लगे या ना लगे, जो अगले ट्रायल्स आपको चाहिए उस पॉइंट ऑनवर्ड, यहाँ पे भी वही है कि if no arrival has been observed till time t, if you start measuring time from that point onward, इसलिए माइनस टी कर रहा हूँ ना, t नॉट माइनस टी का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अभी मेजरमेंट यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उसी तरह एक्सपोनेंशियल होगी, नथिंग विल चेंज. दैट इज व्हाट वी मीन बाय मेमोरीलेस प्रॉपर्टी. ये बात समझ आ गई मेमोरीलेस प्रॉपर्टी आप लोगों को? So हमने अभी तक, let me recap before I start with this one. What we established is the first part, from 0 to t naught. ये random time है, और ये जो random time है until the first arrival, this t naught means that my first arrival will be at this point. And now because this is random, so I found out that this is exponentially distributed with parameter lambda, which is the average arrival rate, and I also found that this is memoryless. और इस सारी मैं फर्स्ट अराइवल की ही बात कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मुझे किसी जगह पे पता चल जाए कि ये नहीं हुआ, तो उसके बाद अगर यही प्रोसेस मैं इधर से दोबारा स्टार्ट करूँ तो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल ही रहेगा और ये चेंज नहीं होगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ अबाउट द अदर टाइम्स. ये तो मैंने टी नॉट के लिए कर दिया ना, T1 T2 उनका क्या सीन है. और उसका आसान हल ये है कि चूंकि सारे ये जो टाइम्स है ये इंडिपेंडेंट है, ये जो फर्स्ट इंटर अराइवल टाइम है, सेकंड इंटर अराइवल, थिंग्स हैपनिंग इन दीज इंटरवल्स आर इंडिपेंडेंट, एंड it's all because of the underlying Bernoulli process. So we can expect that all these random variables, not only t naught but t1 t2, they will all have the same exponential distribution. Let's go prove कैसे करेंगे. You start with any one of them. Yeah, let's say आप ti plus 1, ti plus 1 का मतलब ये है by definition that I arrivals have been observed, so you take that as a condition. And let's say, मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि let's say ये 0 है और ये स्मॉल s है, और आप कह रहे हैं कि s तक i अराइवल्स हो चुके हैं, i अराइवल्स. तो अगर i अराइवल इधर हो चुके हैं तो इसके बाद जो काउंट आप टाइम करेंगे, टाइम until the next arrival, that will be t i I think I have made one mistake. This has to be I. Okay, this is not I plus 1. ये I plus 1 इसलिए नहीं है कि I हम तभी लिखते हैं जब हम I से स्टार्ट करें ना. आपको याद हमने T0 कब लिखा था? जब हमने 0 से स्टार्ट किया था.
एक मिनट, यस यस, या टी आई का मतलब ये है कि आई अराइवल हो गए हैं, आई अराइवल, और उसके बाद आप टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आई अगले के साथ नहीं है, पिछले के साथ है। आई विल फिक्स दिस आउट। यहाँ मैंने ठीक लिखा है इधर, ये वही है ना। सो इसका मतलब ये है कि कंडीशनड ऑन आई अराइवल टिल सम पॉइंट एस, और अब आप कह रहे हैं क्योंकि टी आई उधर से स्टार्ट हो रहा है तो दिस टी मीन्स फर्दर टाइम, तो एस के साथ आप टी ऐड कर लें, फर्दर, इट विल बी एस प्लस टी। इसका मतलब ये कि ये इंटरवल टी है। अब आप कह रहे हैं कि उसमें भी कुछ नहीं होगा। रिमेंबर दिस ग्रेटर देन टी मीन्स दैट नथिंग विल हैपन इन दैट इंटरवल। नथिंग हैपन का मतलब ये है कि जो आई अराइवल्स थे वो चेंज नहीं होंगे। रिमेंबर एस पे भी आपने आई अराइवल ऑब्जर्व किए हैं, और अगर एस प्लस टी तक कुछ नहीं होगा तो इस पॉइंट पे जब आप इसको चेक करेंगे फिर भी आई अराइवल्स ही होंगे। सो दिस आई विल नॉट चेंज। टाइम हैज चेंज्ड, time went from s to s plus t, but because you claim that nothing is happening in those t units, that is the meaning of ti, this I and this I will remain the same, and you can write this in the language of increments. This is the same as, with the same condition, increment is 0, no increment, ठीक है। और increment के लिए मुझे पता है कि these are disjoint intervals, और disjoint में ये independent है, so actually it does not depend on this condition, तो मैं condition को निकाल सकता हूँ। I get my same probability without the condition, और इसमें चूंकि does not depend on where you start, so it's the same probability, memoryless, ये memoryless की वजह से मैं कर रहा हूँ। so memoryless का मतलब ये है कि these are all exponential with the same lambda. So अब मैं इसके बाद जब बात करूंगा so it सिर्फ t0 की बात नहीं होगी, t0, t1, t2 they are all exponentially distributed with the same parameter. Remember this is nothing new, we had this for geometric as well. Poisson process में जो हमने, remember if you remember we used k, yeah, so k1, k2, k3 they were all the number of trials until the next arrival, yeah? Until the next arrival, and they were all geometrically distributed with the same probability of success. तो ये उसी पैटर्न पे जा रहा है, कोई नई बात मैं नहीं करने जा रहा। अब मेरे पास एक नया क्वेश्चन बन सकता है। Remember what I established is that all these times t0, t1, t, they all, let me repeat this, all these times are exponentially distributed with the same parameter lambda. तो इसमें memoryless भी आ गया, independence भी आ गया, सारे आ गए, identical distribution. You see I, ID जिस तरह मैं पहले लिखता था, I, ID, independent, identically distributed random variables. फर्क सिर्फ ये है कि ये geometric नहीं है, exponential है। I can now ask for the arrival time. Arrival time ये W's हैं, so W0 का मतलब ये है कि कोई भी arrival नहीं है, तो वो 0 हो गया। W1 का मतलब ये है कि the time of the first arrival, that obviously is equal to t0. W2 is the time of the second arrival, तो W2 क्या हो जाएगा, t0 plus t1. Agreed that this W2 equals t0 plus t1, क्योंकि second arrival तभी होगा जब पहला arrival होगा, उसके बाद अगला भी होगा। W3 will be equal to t0 plus t1 plus t2, so this will be t0 plus t1 plus t2 and so on. Now let me try something. If I want to know the distribution of these arrival times, तो मुझे यहाँ पे एक ग्राफ में let's say ये wn है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा अराइवल हो रहा है, nth अराइवल ने इधर होना है, और लेट्स से ये इसके इस साइड पे t है और इसके इस साइड पे t plus h है, and h is some small number, so you take h और डेल्टा t, इस तरह डिफरेंशिएशन में आप करते हैं।
और आप ये कह रहे हैं कि डब्ल्यू एन इन्हीं दोनों के दरमियान आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि नियरली टी के आसपास होगा, एच इज़ वेरी स्मॉल. व्हेन एच इज स्मॉल, this is the same as asking for wn is nearly equal to t. बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं. हम ये डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते, ये वाला? वी आर यूज्ड टू दिस लैंग्वेज. या ये यहाँ पे मैं इसलिए नहीं पूछूंगा कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0. उससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा इंटरवल की बात कर लेता हूँ कि आई चूज ए शॉर्ट इंटरवल. So the probability that the nth arrival is between t and t plus h. इसका मतलब ये बनता है कि अगर ये nth arrival है तो मुझे ये बताओ कि इससे पहले कितने अराइवल्स हो गए हैं, n-1. तो इसका मतलब है कि you must have n-1 arrivals till time t, and this is and you must have a single arrival, that is the last arrival, in which time interval, from t to t plus h. बेसिकली वही है जिस तरह हम, आपको याद है हम नेगेटिव बाइनोमियल में भी इस तरह करते थे, या कि r सक्सेसेस हैं, वो लास्ट ट्रायल पे हुआ है तो उससे पहले जो ट्रायल्स हैं उस पे r-1 सक्सेस है. एग्जैक्टली वही रीजनिंग है. For wn to be between t and t plus h, nth arrival must happen between t and t plus h, which means that n-1th arrival must have happened till t, and the last arrival, the single arrival, must be between t and t. इन दोनों का आप इंटरसेक्शन है, दो डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट का मतलब है कि यू कैन मल्टीप्लाई दिस प्रोबेबिलिटीज. ये पॉइसन से आएगा. आपको याद है ये वहां पे ये बाइनोमियल से आ रहा था, यहाँ पे पॉइसन से आ रहा है. और यहाँ पे उस केस में जियोमेट्रिक, सॉरी वो था बर्नौली था. यहाँ पे ये भी पॉइसन है, लेकिन चूंकि वो टाइम इंटरवल शॉर्ट है तो मेरे पास लैम्डा एच आ गया. आई कैन नाउ रीअरेंज दिस. एंड रिमेंबर, I actually forgot something here. It's very important to write this here. This, if you recall the meaning of CDF, this is the same as CDF at t plus h minus CDF at t. और ये किस चीज की CDF की बात हो रही है? ये बात हो रही है WN के CDF की. तो मैंने बेसिकली ये लिख दिया है कि this is equal to this times some this h के अलावा जो चीज है ये बन जाती है, सॉरी. If I now divide this by h, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h, और then I take limit h goes to 0. This will give me the PDF, और ये ऊपर बच जाएगा ये. So I basically divide by h and let t approach 0, and I'll get the PDF of my arrival time. इसको कहते हैं Erlang density. Erlang was the guy who actually worked with this Erlang density. So, and don't worry about the formulas, because all these formulas will be given to you. You just need to remember the name and the concept. So the arrival times, they follow which distribution? The Erlang distribution, जिसकी density ये है. And remember, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि t positive या non negative ही होगा, negative के लिए ये 0 होगा. Now instead of inventing a new symbol, for example, you would be inclined to write something like this, that the nth arrival time is, मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ Erlang, और यहाँ पे नीचे पैरामीटर्स लिख दूँ. पैरामीटर में क्या लिख दूँ, n is the number of arrivals I'm looking for, lambda. इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि there is another distribution which is more popular, and that is the gamma distribution, और ये उसका ही एक स्पेशल केस है. So instead of inventing a new symbol, we simply write GAM for gamma distribution. बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा. This is a special case of what we call the gamma distribution. अब gamma distribution क्या है? आपने किसी कोर्स में gamma फंक्शन पढ़ा है? आपको याद है gamma फंक्शन? gamma फंक्शन किसी को याद आ रहा है या नहीं, या ये नहीं पढ़ा किसी ने? Does anyone remember?
think it's a special function which is used, maybe, I don't know if you have studied this in calculus, but it's a special function, and the integral goes from 0 to infinity, and I think there is some exponential, and if this is t and this is, I think, minus t, and this is t alpha, and exponent is alpha minus 1. ये integral है, you don't have to memorize this, there are numerical routines in Python, MATLAB to calculate this, उसकी वजह से ये, और factorial इतना अच्छा function नहीं है computation wise, so इस पे based करके मैं अगर इसको start इधर से कर लेता हूँ, सॉरी ये प्लस टी है, माइनस टी नहीं है, प्लस टी नहीं, सॉरी माइनस टी, ये मैंने ठीक लिखा था, माइनस टी, प्लस ने तो कन्वर्ज ही नहीं करना था क्योंकि 0 to infinity, पता नहीं उसने क्या करना था. So if you call this the gamma function, and this is well known, ये gamma function जब डिनोमिनेटर में आ जाए, बाकी वो चेंज नहीं हुआ, अगर आपको याद है, बाकी देखो ना, n की जगह मैंने अल्फा लिखा है, डिनोमिनेटर सिर्फ चेंज हुआ है, इसको कहते हैं गैमा डिस्ट्रीब्यूशन. गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, गैमा इसलिए कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में गैमा आ गया. सो ये चूंकि उसका स्पेशल केस है. अब ये इंटरेस्टिंग है कि इस इंटीग्रल पे अगर आप बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करें ना, इंटीग्रल बाय पार्ट, आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस एट होम. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिस अल्फा इज बेसिकली, ये अल्फा इसमें से निकल आएगा बाहर, and what remains is alpha minus 1, which also means that if you write alpha plus 1 here, it will be alpha plus 1 gamma alpha. ये properties factorial की होती हैं basically. So this function, although it's defined for any real alpha, unlike factorial which is defined for integers only, or even for positive integers, non-negative integers, the gamma function, if you write n plus 1 here and n is an integer, this will give you n factorial. Yeah, so that's why you can use this for factorial calculation as well. Yeah, alpha is equal to n plus 1 पे आपको n factorial दे देता है. So now you can see why we were not using Erlang as our name, we just call it gamma distribution. फायदा इसका ये है कि अगर आप Python, MATLAB या किसी भी सॉफ्टवेयर में gamma function ढूंढते हैं, तो it's more likely that you will find it implemented there already. So let's use these concepts developed so far. Let me recap it before I move on to the example. ये मैं यहाँ पे इस फिगर के साथ रिकैप कर देता हूँ. इस फिगर में आपको बेसिकली तीन चीजें नजर आ रही हैं. एक आपको ये नजर आ रहा है टॉप पे, दिस इज द नंबर ऑफ अराइवल्स फ्रॉम 0 to t, और ये क्या है, दिस इज Poisson distributed with a mean that is evolving with time. Then there are these inter-arrival times. Yeah, they are all exponentially distributed with the same rate parameter. Remember, ये lambda और ये lambda same है. ये lambda इधर आ रहा है, ये lambda इधर भी आ रहा है, ठीक है. And then we found out these arrival times. These are called inter-arrival times. So this is the number of arrival, this is the count of arrival. This is the inter-arrival times, and these are the arrival times, the exact arrival times. They are all gamma distributed, GAM. And the gamma distribution has two parameter. अगर मैं यहाँ पे n लिखूँ, सॉरी i की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, n लिखूँ, तो this is n comma. ये एनालॉजी देखें, एनालॉजी बड़ी जरूरी है. ये हमारे केस में पहले क्या था, बायनोमियल था. इसकी जगह हमें जियोमेट्रिक मिला था when we were in discrete, और इसकी जगह हमें नेगेटिव बायनोमियल मिला था. तो एक एक करके एनालॉजी बन रही है कि वहाँ पॉइसन बन रहा है बायनोमियल की जगह, यहाँ पे जियोमेट्रिक की जगह टाइम, फिजिकल टाइम एक्सपोनेंशियल आ गया, और वहाँ पे नेगेटिव बायनोमियल में number of trials until a fixed number of successes translates to the number of, sorry, the physical time until a fixed number of arrivals is observed. तो ये चीज आप नोट कर लें. More important is to remember this mapping and the connection
ये एग्जैक्ट फार्मूलाज जो है ना ये आपको वैसे भी टेबल में मिल जाएंगे, तो इशू ये नहीं है. सो लेट्स सी इफ यू कैन कनेक्ट दीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू द प्रॉब्लम. अब आगे प्रॉब्लम आ रहा है. प्रॉब्लम में आपको नहीं पता होगा कि उस प्रॉब्लम में इन तीनों में से कौन सा वेरिएबल आ रहा है. उसमें ये पासान आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल आ रहा है, या ये गैमा आ रहा है. In other words, is it a counting problem, counting the number of arrivals? Is it the time until the next arrival, enter arrival time, or is it the arrival time? ये लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ के ही पता चलेगा. So let's say lifetime is a word we use for equipment. आप लेट्स से कोई खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, आप कहते हैं यार ये 2 साल तक चल जाएगा, 2 साल की वारंटी है. तो वहां पे क्या कहते हैं, ये लाइफ टाइम. ये वो लाइफ टाइम नहीं है जो इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि लाइफ टाइम इंश्योरेंस. लाइफ टाइम का मतलब ये है कि द टाइम the time until this will work, it will keep working. रैंडम टाइम होगा, उसके बाद ये फेल हो जाएगा. सो कंसिडर ए सप्लाई ऑफ बल्ब्स. आप एक वेंडर से बल्ब्स खरीद रहे हैं, एनर्जी सेवर है फॉर एग्जांपल, और आपको पता है आजकल एनर्जी सेविंग का मसला क्या है, वो पता नहीं चलता. वो कभी महीना बाद खराब होता है, कभी हफ्ता बाद खराब होता है. सो ईच बल्ब has an average lifetime of 2 months. ठीक है, ये आप जहन में नोट कर लें. तो ये किस, आपके ख्याल में किस पैरामीटर की बात हो रही है? Can I say that it is something related to lambda? Yes or no? lambda वहां पे क्या था? Average arrival rate. Remember, lambda is the rate of arrival, number of arrivals per unit time. यहां पे unit time क्या है? मंथ है ना. सो अगर मेरा यूनिट टाइम मंथ में हो जाएगा, फॉर एग्जांपल व्हेनेवर आई राइट t means t months. Remember, t is a number, and when I say t months, I mean t months. This unit of time is for month for me. So फिर lambda क्या होगा, मुझे ये बताएं. मैं ये तो नहीं लिखूंगा ना कि lambda is equal to 2. तो इसको कैसे ठीक करूं? Can anyone explain this? lambda से जो भी आंसर आएगा, that should be interpreted as the arrivals per minute, per month, या per month. arrival यहाँ पे वो है लाइफ टाइम के बाद वो काम छोड़ जाता है ना. 2 months का मतलब ये है कि ऑन द एवरेज के बाद ये नहीं चलेगा. सो नंबर ऑफ फेलियर्स पर month will be 1/2. इसको और से देखें, it will be 1/2. क्योंकि अगर एक बल्ब ऑन द एवरेज 2 months चलता है, तो इसका मतलब यह है कि ऑन द एवरेज 2 months के बाद वो नहीं चलेगा. ऑन द एवरेज वो 2 months के बाद नहीं चलेगा. नहीं चलेगा मतलब यह है कि वो फेल हो जाएगा, और उसी फेल को आप अराइवल कहते हैं, उसी फेलियर को आप. सो 1 and 2, 1/2 is your arrival rate. ठीक है. ये ऐसा ही है ना कि आपको कोई कहता है कि मैं आपको 3-3 महीने बाद इतने अमाउंट दूंगा ना. आई विल गिव यू 100 rupees. Yeah, let's say I give you 100 rupees every 2 months. Every 2 months. तो वो रेट क्या है पैसे देने का? 100 divided by 2. ये 2 नीचे आ जाएगा ना फिर. सो यहाँ पे 100 रुपीज की जगह 1 अराइवल है, 1 फेलियर. फेलियर का मतलब यह है कि बल्ब नहीं चलेगा, और सो इट विल बी 1/2. So let's read the question further. One bulb is placed in service. आपने एक बल्ब खरीद के लगा दिया घर पे. When a bulb burns out, रैंडम किसी टाइम पे, ये वो T0 है ना, burns out, it is immediately discarded. तो ये बेसिकली आपका पहला अराइवल हो गया ना. यहाँ पे आपने 0 से स्टार्ट किया, बल्ब लगा दिया, और ये पहला बल्ब आपका फारिग हो गया. तो फर्स्ट बल्ब बर्न्स आउट, फर्स्ट अराइवल. रिप्लेस्ड विद अनदर वन. अब इसके बाद आपने दूसरा बल्ब लगाया, अब आप वेट करेंगे अगले का T1 के
सेकंड बल्ब भी जो है ना वो कब फारिग होता है। What is the probability that these 4 bulbs, जो आपने 4 बल्ब लगाए हैं, they will last more than 1 year? ये असल में पंच लाइन है। कोई बता सकता है कि ये कौन सा वेरिएबल होगा उन तीनों में से? Will it be Poisson? Will it be exponential? Will it be gamma? Or sorry, Erlang? ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें दोनों फिट हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। रिमेंबर इसमें काउंट भी है, 4 बल्ब्स हैं, 4 अराइवल्स, so you have 4 arrivals basically, first arrival, second arrival, third arrival, fourth arrival, so you can connect it with Poisson as well as with the arrival times। देखो ना, अगर आप उस डायग्राम को दोबारा देखो, इस डायग्राम में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि इस डायग्राम में y एक्सिस पे अराइवल्स हैं, लेकिन हर अराइवल पे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहला अराइवल है, ये दूसरा अराइवल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, हर अराइवल के साथ ये वेटिंग टाइम भी है ना, अराइवल टाइम। तो 1 के साथ अराइवल, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। देखो ना, ये मैप हो रहा है, ये इधर मैप हो रहा है, ये सेकंड अराइवल इधर मैप हो रहा है, ये थर्ड अराइवल इधर मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे पॉसन नंबर ऑफ अराइवल्स आप देखेंगे, उसी जगह पे ये अराइवल टाइम्स भी आएंगे, तो ये दोनों उधर रेलेवेंट है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये, इसको समझना। So let's solve this problem. Because we have the same average lifetime, we can assume the same lambda, and that lambda is 1/2, क्योंकि 2 टाइम है, lambda rate है तो 1/2। So all these lifetimes ti, they are all exponential with the same lambda. Now the total life of the 4 bulbs, क्योंकि 4 bulbs हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो जो W4 है ना, the waiting time or arrival time of the 4th arrival, that is basically, that will be a sum of these TIs, and that actually यहाँ पे मैं equal लिखूंगा क्योंकि सिर्फ summation है ये, and this will be gamma distributed or Erlang distributed, 4 arrivals और lambda वही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेरा क्वेश्चन है कि 4 लाइट बल्ब्स दे लास्ट 1 ईयर, इसका मतलब है कि 1 साल तक ये 4 बल्ब चलेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो एक मतलब इसका ये बनता है कि ये जो W4 है, द टाइम ऑफ द 4th अराइवल, ये महीनों में 1 ईयर कितने मंथ बनता है, क्योंकि आप मंथ्स में खेलेंगे ना, 12। सो लास्ट मोर देन का मतलब ये है कि 12 महीने तक ये चौथा अराइवल नहीं आएगा, वरना तो वो तो फरे हो जाएंगे ना। सो इट इज, जिस तरह हमने T0 के साथ किया था, ये W4 के साथ भी करेंगे। दिस इवेंट कैप्चर्स दिस इवेंट, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसी W4 के साथ X4 भी कनेक्टेड है, X4 नहीं, सॉरी, XT, और T यहाँ पे क्या है, T यहाँ पे 12 मंथ से, टाइम इधर आएगा ना। X के नीचे आप टाइम लिखते हैं, W के नीचे आप नंबर ऑफ आवर्स लिखते हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखते हैं कि 12 मंथ से ज़्यादा लगेंगे उसको। और X12 आपको पता है कि नंबर ऑफ bulbs that fail in 12 months that must be less than 4। देखो ना, ये आपस में कनेक्टेड है, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 12 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम है और ये नंबर ऑफ bulbs फेलिंग है और नंबर ऑफ अराइवल्स है। सो बेसिकली the number of arrivals in 12 months less than 4 is the same as the time of the 4th arrival exceeding 12 months, and they both are representing the same informal event। तो मेरी मर्जी है, मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं।
So the probability of the gamma distributed random variable taking those values and the probability of the Poisson random variable taking those values will be the same probability. अब मुझे ये बताएं कि ये Poisson वाला आसान है या ये वाला आसान है? Poisson वाला इसलिए आसान है कि वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में हमें सम करना पड़ता है। ये जो कंटिन्यूस है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें तो कंटिन्यूस में तो पीडीएफ होता है, पीडीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रिमेंबर हमारे पास सिर्फ डेंसिटी है, हमारे पास तो सीडीएफ का एक्सप्रेशन भी नहीं है इधर, ठीक है? So it makes more sense to frame the problem so that you can link it to Poisson, और Poisson में less than 4 का मतलब ये है कि less than or equal to 3, क्योंकि 4 से कम वैल्यू है, फिर वो 3 है और 3 से और कम जाएं। So this is the CDF at 3। CDF के लिए मैं सिग्मा नीचे लिख देता हूँ, Poisson उसका नाम है, 3 पे मैं CDF एवेल्युएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे रिमेंबर Poisson में मैं लेमडा टाइम्स टी लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? लेमडा टाइम्स टी। तो लेमडा की वैल्यू क्या है? 1/2। टी की वैल्यू क्या है? 12 मंथ्स ना, तो 12/2 is 6, तो 12/2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। Poisson को 0 से 3 ऐड कर लें एंड दैट इज योर आंसर। If you have understood this example, I think you can frame any problem related to lifetime or time until failure, time until something happens, times until something arrives. Any probability problem can be solved, क्योंकि आपके पास जब भी आप एयरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन या अराइवल टाइम होता है, आप उसको Poisson आपको हमेशा हेल्प करता है क्योंकि इजी वो है, डिस्ट्रीब्यूशन है। I think you can ask questions now before I move. I would not like to start a new topic because अभी हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बच गए हैं। Are there any questions? Let's see if we have questions. We have actually 6 minutes for questions, yeah?